हम देश पे भार नहीं बनेंगे, हम देश का भार उठाएंगे। अगर संख्या से भागीदारी होती तो आज जंगल का शेर आज भी राजा नहीं रहता। देखिए, पहली चीज तो मैं पूरी तरह से प्रेमानंद जी का समर्थन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उस जगह से ये बात कही। सिंह साहब, आपने अखंड राजपूताना सेवा संघ की स्थापना की। आप कैसे, आपको प्रेरणा मिली और क्या संघर्ष रहा इसमें? मुझे बड़ा अफसोस था कि उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 36 लोग थे। हर आदमी चाहता है, वो मुंबई में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि आपके गढ़वाल की चीजें, कुमाऊं की चीजें उसको मिले। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो करना चाहते हैं, ये तीनों नहीं कर सकते। देखो, सबकी अपनी जाति हो सकती है, सिर्फ एक हम हैं जिनकी जाति नहीं हो सकती। हमारे राजपूताना बिजनेस समिट का जो हमने नारा दिया है, नारा भी हमारा यही है, हम नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे पुरुष तो आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है राजपूताना थोड़ा सा पुरुष प्रधान रहता है, तो इसमें हमारी महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है? कर्मवीर का हमने जो क्रिएशन किया, तो कर्मवीर का क्रिएशन अपने संगठन को स्ट्रेंथ देने के लिए किया। आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। नौकरी आपके लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग फेस हो सकता है, लेकिन आपका सर्वाइवल तभी होगा जब आप बिजनेस करेंगे, उद्योग करेंगे। जो सामान्य परिवार से आया है वो राजघराने तक जा सकता है, लेकिन जो राजघराने में बैठा है उसका सामान्य परिवार में जाने में उसका ईगो हर्ट होता है। यहाँ पे एक राजपूताना बिजनेस क्लब का जो चर्चा चल रहा था, उसको हम लोगों ने कर्मवीर बिजनेस क्लब के नाम से वो एक क्लब लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको लगता है कहीं ये टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती है या कहीं हार्म कर रही है? देखिए, ऐसा है, हम ईगो तो हमारे घर से ही शुरू होता है। हमारे घर में ही ईगो होता है, ताकि घर छोड़ के तो हम भाग नहीं सकते हैं। और इन्हीं दो लोगों से मैं प्रभावित हुआ। बाकी मुझे राजनेता कभी न तो प्रभावित कर पाए, न तो हमको आज भी न तो उनसे इतना ये हो पाता है। अपने पूरे जीवन में राजनीतिक पार्टी से एक ही पार्टी से जुड़ा, उसका नाम है शिवसेना। आपको क्या लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हमारे संगठन में या तो बौद्धिक है या तो व्यवसायिक है। हम लोग बहुत ज्यादा वो झंडा डंडा लेके चलने वाले लोग नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अखंड राजपूताना सेवा संघ के अध्यक्ष श्री आरपी सिंह जी मौजूद हैं। सिंह साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सिंह साहब, आपने अखंड राजपूताना सेवा संघ की स्थापना की। आप कैसे, आपको प्रेरणा मिली और क्या संघर्ष रहा इसमें? देखिए, इसकी बड़ी रोचक कहानी रही। मेरा अपना जीवन जो है बहुत ज़्यादा सामाजिक जीवन शुरुआती दौर में नहीं रहा, लेकिन चूंकि अब आप ये मान सकते हैं कि हम पत्रकारिता जीवन से जुड़े हुए थे, तो समाज के साथ हम बड़े नज़दीक से जुड़े रहे हैं। मैं 2015 में हम लोग एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक थी नवी मुंबई में। हमारे एक रिश्तेदार को उन लोगों ने जिला अध्यक्ष बनाया था और हमारे परिचित ही थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश के महासचिव थे। तो उसी कार्यक्रम में हम लोग 5 लोग गए थे, हमारे मित्र थे, सब हम लोग 5 ही दोस्त थे। जो एक, आप इसको ये कह सकते हैं कि बस जस्ट हम लोग चले गए। हम लोगों के न तो भावना उस संस्था में कुछ थी, न तो ये था। वो हमारे रिश्तेदार था जिसको जिलाध्यक्ष बना रहे थे और उसकी इच्छा थी कि हम उसमें रहें। चूँकि हम अच्छे पत्रकारिता में थे, हमारा मुंबई में एक पत्रकारिता में अपना एक जगह था, और हमारे एक मित्र थे जिनको ये सब में थोड़ा ज़्यादा रुचि थी। सच्चाई यही है कि हमको तो ज़्यादा रुचि नहीं थी। लोकेश सिंह भदौरिया, वो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे अच्छे मित्र थे। तो हम लोग जब गए उस कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम के रूप देखा, जब हम देखे, तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ये जो लोग कहते हैं उसका कारण यही है कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोगों के उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं हो पा रहा है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमर सिंह भदौरिया जी, जो अभी आज के दिन में स्वर्गीय हो चुके हैं। हमारे अच्छे स्नेही थे, क्योंकि जब हमारे यहाँ की प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी तो उनके हस्बैंड से और अमर सिंह जी भदौरिया जी से बड़े अच्छे संबंध थे। चूँकि हम भी बड़ी पत्रकारिता में थे तो जानते थे। मुझे बड़ा अफसोस था कि उस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ 36 लोग थे, जिसमें हम 5 लोग थे और 2 महिला थी। और जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके पहले तो हम लोगों के, आप जानते ही हैं कि खास करके जब क्षत्रिय
राजपूतों का जो संगठन होता है तो उसे मान सम्मान वाला लोगों का बहुत ज़्यादा ये होता है। करते करते उन लोगों ने पहले 5 लोग मंच पे थे, फिर 12 लोग मंच पे गए, फिर 24 लोग मंच पे गए, क्योंकि उनको सबको खुश करना था, सबको ये करना था। तो चूंकि हम लोग उससे बहुत जुड़े नहीं थे तो हम लोगों को लगा कि भाई ये कौन सा संगठन है अगर सब मंच पे ही है। तो हमारे हमारे एक बड़े श्रद्धेय थे स्वर्गीय प्रीतम सिंह त्यागी जी, उनका नाम त्यागी टाइटल था, उनका पूरा नाम था प्रीतम सिंह चौहान, वो अलीगढ़ के थे। और हम लोगों के वो एक तरह से मार्गदर्शक थे पत्रकारिता जीवन में, हम लोग एक आदर्श भी मानते थे। वो उस समय ब्लिट्ज में उप संपादक थे जब इमरजेंसी लगी थी करंजिया जी के साथ बड़े नज़दीकी से, और उनका राजपूतों के प्रति बड़ा स्नेह था। पूरे देश के राजपूत उनको जानते थे और वो पूरे देश के राजपूतों से जुड़े हुए रहते थे। और उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि हम युवाओं को भी कुछ न कुछ इस तरह से इन्वॉल्व करें। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला है कि त्यागी जी हम निकल रहे हैं प्रणाम करके आपको, और इससे अच्छा था कि सब लोग मंचे पे बैठते तो बढ़िया था कि कम से कम अभी जो नीचे बैठे हुए हैं उन लोगों में। तो उन्होंने जाके अमर सिंह भदौरिया को बताया कि आरपी सिंह एक बड़े पत्रकार हैं और आए हैं। तो उन्होंने पटाख से, अब देखिए जैसे आज मैं अध्यक्ष हूँ और हमारा कार्यक्रम होने वाला है, तो हमारी भी इच्छा ये होती है कि भाई जो भी डिग्निटी आई है उसको हम अपने मंच पे लाएं और उसको खुश करके भेजें जिससे कि वो आगे और हम लोगों को मदद करें। तो वैसे अमर सिंह जी को जब पता चला कि भाई मैं उस समय मैं आउटलुक मैगजीन में ब्यूरो हेड था, तो उन्होंने देखा मुझे तो बुलाया, तुरंत मंच पे बुला लिया। अब हम गए तो 5 दोस्त थे, जनरली आप जानते हैं जब जो जाते हैं तो सब एक समानांतर में होते हैं। अब हमारे मन में ये हो गई कि भाई हमारे एक मित्र ने गाड़ी लेके गए था, एक मित्र की इच्छा थी, दूसरे मित्र को हम लेके गए थे, अब मंच पे जाओ तो उनको कहाँ छोड़ दो। तो हमने कहा भाई ऐसे, तो उन्होंने 5 जन को बुला लिया। अब 24 5 29 हो गए, 2 महिला थी, तो हमने कहा भाई इनको क्यों नीचे बैठाए हो, तो उनको बुला लिया गया। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि दर्शक कोई नहीं रहा, मंचासीन ही सब रहे। तो उस समय गुजरात में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था हार्दिक पटेल का। एक युवा लड़का आके पूरे सिस्टम में, खास करके बीजेपी जैसे दिग्गज लोगों को, जो आज के माननीय अमित शाह जी हैं, ये उस समय वहाँ के गृह मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, उसमें आके जिस तरह से वो एक अपनी छवि छोड़ रहा था, तो हमने उसी की वहाँ पे चर्चा कर दी करके तो हम लोग निकलने लगे। तो त्यागी जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमसे कहा कि ऐसा है, आपने अपने जीवन में हर वो चीज़ हासिल कर ली जो आपको चाहिए, तो समाज के लिए भी आपको कुछ देना चाहिए। तो हमने कहा कि आप आदेश करिए, आप तो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, जो भी आप कहेंगे कर लिया जाएगा। तो अमर सिंह भदौरिया जी का दिमाग में ये चला कि मैं उनका राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बन जाऊं। हमको उन्होंने अप्रोच भी किया क्योंकि राजेंद्र सिंह चौहान जी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, हरगोविंद सिंह तोमर जी जो हमारे बड़े भाई जैसे ही हैं और अखंड राजपूताना सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, वो भी थे। तो लेकिन हमने कहा कि हम इसे विचार करके बताएंगे त्यागी जी, आज हम लोगों का कुछ ये है नहीं। लेकिन जो कि उस 5 मित्र में जो हमारे लोकेश सिंह थे, उनके मन में वो चीज़ें बैठ गई कि यार हम लोगों को भी होना चाहिए, हम लोगों का भी संगठन बनाना चाहिए। करते करते वो रास्ते भर हम लोगों को और मॉडिफाई किए, जबकि बाकी 4 में किसी की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि सोशली सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हमारे जो आज के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं अशोक सिंह जी, यही हमारे जिस लोकेलिटी में हम लोग मुंबई रहते थे वहाँ के एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी लंबे समय से थे। बाकी हमारा एक छोटा भाई जैसे ही अमित सिंह था, वो बिजनेसमैन है, उसकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हम अपने चीज़ों में इतने फंसे हुए थे, उलझे हुए थे कि हमारी भी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन लोकेश का जो अपना ये था वो ज़्यादा ये था, चूंकि दोस्त होते हैं, आप जानते हैं दोस्तों में जब बातें चलती हैं तो होती है। हम लोग नई मुंबई से अपने घर आते आते इस चीज़ पे सहमत हो गए कि हम लोग एक संगठन बनाएंगे जो हमारी लोकेलिटी के लिए होगा और 100 फैमिली को हम लोग जोड़ेंगे। इसमें तय हो गया उसी गाड़ी में 1 घंटे के जर्नी। अब हम लोग आ गए तो लोकेश सिंह ने, वो LIC के एजेंट थे, और तो उन्होंने अपने ऑफिस में दूसरे दिन एक मीटिंग रख दी। मीटिंग में हम लोगों के सामने जो नाम आया वो आया अखिल राजपूताना महासंघ।
तो हमारा फिर से एक विवेक जागा, हमने कहा भाई एक संघ बना नहीं और हम लोग महासंघ कैसे बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से नाम तो थोड़ा हम लोग को सोच समझ के रखना चाहिए। और लोग थे, 2-4 लोग और आ गए थे उसमें, सब लोगों की अपनी अपनी बात हुई। तो इसमें तय हुआ कि अच्छा इसको हम लोग अखिल राजपूताना संघ रखें। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा हम लोग सारे लोग उस क्षेत्र से आते हैं जिनकी न तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है न तो कुछ ये है, तो इसको हम लोग अगर सेवा से जोड़ें तो लोगों को अच्छा लगेगा और सारे अपनी ही फैमिली, तो सब फैमिली हम लोग मिलकर रहेंगे। तो वहां चेंज होके हो गया अखिल राजपूताना सेवा संघ, रजिस्ट्रेशन में गया। लेकिन अब चूंकि लोकेश सिंह का जो एम्बिशन था वो उनका ये था कि हम लोग इसको कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि इसको हम लोग नाम लिखे नीचे, तो हम लोगों ने प्रपोज कर दिया लोकेश सिंह को ही अध्यक्ष के लिए रूप में। तो उन्होंने नीचे नाम लिखा लोकेश सिंह भदौरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हमने कहा यार ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लिख रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन या तो दिल्ली कराइए या तो मुंबई कराइए। भाई राष्ट्रीय का तो 2 ही राजधानी है, एक आर्थिक राजधानी मुंबई है और बाकी देश की राजधानी तो दिल्ली है। तो उन्होंने कहा कि, और हमारा नाम उन्होंने लिख लिया सेक्रेटरी का, और अशोक सिंह का नाम उसमें हो गया सह सेक्रेटरी का, और अमित सिंह को उन्होंने ट्रेजरर बना लिया। तो हमने कहा कि भाई तो अब वो तैयारी हो गई कि इसका मुंबई में रजिस्ट्रेशन होगा। आज पर नॉर्म्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्म्स है उसमें ऐसा है कि अगर आप जिस भी लोकेलिटी में आप कराते हैं तो जो पहले 3 ऑफिस बेरर होते हैं उसमें उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जो उस टेरिटरी में रहते हैं। अब चूंकि लोकेश सिंह कहीं दूसरे लोकेशन में रहते थे, रजिस्ट्रेशन दूसरी जगह, और वहाँ की जो डिप्टी रजिस्ट्रार थी हमारे परिचित थी, तो हम उस दिन गए नहीं, हमने उनको फ़ोन कर दिया कि हमारे लोग आएंगे, इनको आप थोड़ा मदद कर दीजिएगा। अब वहाँ गए तो वहाँ 2 प्रॉब्लम हो गया। एक, भारत सरकार ने, नहीं सॉरी अखिल नहीं, भारतीय राजपूताना संघ उसका नाम रखे। तो अभी गवर्नमेंट ने उसमें ये कर दिया कि आप भारतीय जो है शब्द को सोशली और इसमें नहीं यूज कर सकते। तो एक तो उस पर ऑब्जेक्शन आ गया। दूसरा ये आ गया ऑब्जेक्शन कि भाई ऑफिस बेरर होने चाहिए। अब चूंकि डिप्टी रजिस्ट्रार हमारे परिचित थी, हमने फ़ोन ही किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भी चेंजेस करना है, जो लोग आप लोग अवेलेबल हैं वो लोग अपने सिग्नेचर करके सबमिट कर दीजिए, सिंह साहब से हमारा बंदा ले लेगा। तो वहीं लोगों ने करेक्शन किया, तो उसका भारती को काट के अखंड किया, तो इसका नाम पड़ गया अखंड राजपूताना सेवा संघ। और चूंकि मैं सेक्रेटरी था, वो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मेरा नाम ऊपर कर दिया और अपना नाम नीचे कर दिया, और वहाँ सबमिट करके आ गए और सारी चेंजेस हो। आज भी हमारा जो बायोलॉज है वो करेक्टेड है, उसमें करेक्शन है, क्योंकि जो आप सबमिट करते हैं वही आपको एक्नॉलेज करके मिलता है। तो उसमें आज भी जो है भारती काट के अखंड लिखा हुआ है और अध्यक्ष और सचिव जो है नीचे ऊपर किए गए हैं। लेकिन अब चूंकि कहा जाता है ना, जब कुछ चीजें आप तय कर लीजिए तो सारी चीजें उस पर गौड़ हो जाती है। तो जो 2017 का हमने जब कार्यक्रम किया उसमें हमने सिरोही के राजा रघुवीर सिंह जी को भी बुलाया, हमारे वहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे उनको भी बुलाया, तो और इससे बड़ा कार्यक्रम हो गया, और उसमें माननीय कृपाशंकर सिंह भी रहे। और इसके बाद कृपाशंकर सिंह जी को भी अच्छा लगा कि भाई अपने लोग हैं, अपनी यूथ है, अपने ढंग से ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हम लोगों के साथ में हुए कुछ समय तक। अच्छा, हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। तो इसी तरह से अखंड राजपूताना सेवा संघ आगे बढ़ा। बिल्कुल सही। सिंह साहब, ये अखंड राजपूताना सेवा संघ की तो स्थापना हुई आपने बोला 2017 में, तो ये जो राजपूताना बिजनेस समिट है, ये आइडिया कैसे आया कि इसको हम ऑर्गेनाइज करें, और इसमें क्या आपका इंटेंशन रहा कि समाज में क्या मैसेज आना चाहिए? देखिए ऐसा है, जैसे हमने आपको बताया कि हमने तो कभी बहुत ज़्यादा समाज का काम किए थे, न तो बहुत ज़्यादा हम पॉलिटिकल आदमी थे। जनरली इस तरह के जितने भी संगठन थे, सारे संगठन जो है वो जब कार्य करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है राजनीति में खुद को कहीं ना कहीं स्थापित करना, और मेरी कोई इच्छा थी नहीं।
क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में राजनीतिक पार्टी से एक ही पार्टी से जुड़ा, उसका नाम है शिवसेना। जब बॉम्बे में ये अयोध्या का बाबरी मस्जिद का समय आया था, तो हम लोग शिवसेना में काफी सक्रिय रूप से काम करते थे और बाला साहब को हम लोग अपने बड़े नजदीक मानते थे। जबकि चूंकि उस समय भी यही भावना थी कि उत्तर भारतीय मराठी ये वो था, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मराठी परिवार जो है हम समझता है, क्योंकि मराठियों में एक बड़ा बहुत खूबसूरत ये है कि वो जिसको मानते हैं उसको सर्वस्व देने को तैयार होते। तो चूंकि हम जिसके पड़ोसी थे वो मराठी थे, तो हमारी वाइफ को अपनी बेटी मानती थी वो पूरा परिवार, और हमको वो जमाई मानते थे, तो मानते थे। उस तरह से हमको ये था। और एक बार ही मैं किसी राजनेता को मिला था, तो वो थे श्रद्धेय चंद्रशेखर सिंह जी। जब ये प्रधानमंत्री थे, ये आए थे मुंबई में, रिट्स होटल में थे ये, तो जो 9 लोगों को मिले थे उसमें एक मैं भी था, और इन्हीं 2 लोगों से मैं प्रभावित हुआ। बाकी मुझे राजनेता कभी न तो प्रभावित कर पाए, न तो हमको आज भी न तो उनसे इतना ये हो पाता है। कार्य संबंध जिसे संबंध है, वो नेता है, बिजनेसमैन है, सामाजिक कार्य करता है, उससे हम कंफर्टेबल रहते हैं और वो हमारे पास हमारे श्रद्धा का पूरा हकदार भी होता है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने देखा, तो हमारे मन में ये आया कि आखिर हमारे लिए कहाँ जगह है। मैं राजनीति में उतना रुचि रख नहीं रहा हूँ और दूसरी चीजें हैं नहीं। तो हमारे एक और हमारे समाज के ही थे, एक अरुण सिंह थे। अरुण सिंह म्यूचुअल फंड का काम कर रहे थे 2017 में। उनका भाई अजीत हमारे संगठन में था, वो रेलवे में, क्योंकि अशोक सिंह रेलवे में अधिकारी हैं, तो उनसे माध्यम हुआ। तो अजीत ने हमको कहा कि इस तरह से है, तो एक कोई कार्यक्रम राजपूतों का किया जाए। और अरुण के बारे में बता रहा था कि वो मराठियों के बीच में बहुत पॉपुलर है और अच्छा बिजनेस का उनका गाइडेंस है, अच्छा ये है। तो मैं अरुण सिंह से मिला उनके माध्यम से, तो मैं बोला यार आप दूसरे समाज को अगर इतना सारा दे रहे हैं, तो आपको हमारे समाज को भी कुछ देना चाहिए। और लंबी बातचीत, कई बार नानुकुर करते करते हम लोग म्यूचुअली पे तैयार हो गए कि नहीं ठीक है, एक आप कार्यक्रम करिए। तो हमने कहा कि भाई फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस कराएं तो, क्योंकि बिजनेस समिट है, तो हम इसमें तो चंदा लेने जाएंगे नहीं, तो आप फाइनेंस किसी इससे करा दीजिए। बोले नहीं मैं आपको फाइनेंस करा दूंगा। और उन्होंने रिलायंस गैस से ये लेके आए स्पॉन्सर से 1 लाख रुपए का। तो हमारी जो मुंबई की टीम थी, हमने उनसे डिस्कस किया। हमने कहा कि ऐसा है कि ये सेक्शन आप लोग ले लीजिए और हम आपको पूरी मदद करेंगे और एक बिजनेस इसको बना जाए। और उसमें ये भी फायदा था कि हमारे संगठन में आज भी आप देखेंगे, हमारे संगठन में या तो बौद्धिक है या तो व्यवसायिक है। हम लोग बहुत ज्यादा वो डंडा लेके चलने वाले लोग नहीं। तो वहां से इसका क्रिएशन हुआ और मुंबई में पहला जो इसका बिजनेस समिट किया गया वो मुंबई के मलाड में साई पैलेस होटल में किया गया और काफी लोगों को अच्छा लगा। हमारे वहाँ के एक नेता है प्रसाद लाड, जो पहले तो अरुण सिंह के माध्यम से ही हमसे भेंट हुई, लेकिन चूंकि अब हम सोशल में थे तो हमारे उनके लिए ज़्यादा भेंट घाट होने लगी, था हमारे भी अच्छे संबंध हो गए। तो हम लोगों ने उनको बिजनेस समिट, क्योंकि वो क्रिस्टल, आपने सुना होगा, क्रिस्टल कंपनी वो चेयरमैन भी हैं और एमएलसी भी हैं महाराष्ट्र विधान परिषद में। तो चूंकि बिजनेसमैन थे और वो मराठा थे, राजपूत नहीं, वो मराठा है। तो हम लोगों ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया बिजनेस समिट का। तो उन्होंने कहा कि हम देखा तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक नई जनरेशन है, नए लोग हैं, नए तरह के लोग ये हैं। और हमारे साथ चाहे मुंबई हो, चाहे आज 12-14 स्टेट में हम लोग हैं, आप देखेंगे स्थापित लोग कम है। जो शहर में स्थापित नाम होता है, बड़ा ठाकुर हैं, बड़ा ये है, वो लोग कम है। क्योंकि हमने इसकी टेंडेंसी या इसका क्रिएशन ही ऐसा किया कि उन लोगों को हम लोग स्पेस दें जो आने वाले भविष्य के बड़े लोग। आज उनका नंबर छोटा है, लेकिन कल वही नंबर बड़ा करेगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। तो दूसरे साल की जब तैयारी हुई तब और उत्साह हो गया। दूसरे साल हम लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय थे, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उस समय मुख्यमंत्री थे।
और तब तक हम लोग 1 साल, उसके बाद हमने अरुण सिंह को इसमें लेके आए। अरुण सिंह को हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारी दी कि आप बिजनेस हेड का जिम्मेदारी निभाइए, और एक क्रिएशन हुआ बड़े कार्यक्रम करने का, और उसमें हम लोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को लाने की पूरी बात थी, पूरी चर्चा थी, वो आने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उसी समय ये मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, तो जिस दिन हमारा कार्यक्रम था उसको एक दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको हमारे अपने वहां बुला के जो हमको अवार्ड मंच पे देना था उन्होंने घर पे दिया। लेकिन एक बड़ी रोचक बात बताता हूं कि जब मुख्यमंत्री महोदय के पास हम लोग गए तो मैं और माननीय कृपा शंकर सिंह जी, माननीय प्रसाद लाल जी, तो उन्होंने पूछा कि भाई इसमें क्राउड का क्या रहेगा, कितने लोग रहेंगे? तो मैं बोला साहब 200 लोग रहेंगे। आर यू मैड? तो इस तरह से इसका ये हो गया कि फिर कोविड आ गया, 2 साल हम लोग नहीं कर पाए। पिछले साल इसका जो सही स्क्रिप्ट इसको मिली है वो 2024 में भुवनेश्वर में, अच्छा, भुवनेश्वर में एक नेशनल लेवल का बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत अच्छा हो गया, और उसकी सफलता ही है कि आज हम उत्तराखंड में बैठे। वहाँ के डिप्टी सीएम ने भी हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत पसंद थे, और पूरे देश से अच्छे अच्छे बिजनेसमैन आए। और फिर उसके बाद हमारा ये लेयर अलग हो गया, इसकी आज आइडेंटिटी बन गई। जबकि हमने हरिद्वार में 5वां अधिवेशन भी आपके हरिद्वार में ही किया था। हम लोग हर साल अलग अलग स्टेट में राजपूताना बिजनेस समिट हो या राजपूताना का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो, वो हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि हर स्टेट में जा करके लोगों को एक कलेक्ट कर लिया जाए, कलेक्टिव बेस में लाया जाए। सिंह साहब आपका बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोग को एकत्रित कर रहे हैं, राजपूत समाज को। ये आप जो डिफरेंट प्रदेश के राजपूतों को एकत्रित कर रहे हैं, आपका जो अखंड राजपूताना सेवा संघ है, ये इनको एकत्रित करने के लिए आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? क्या आप उसको क्या स्टेप लेते हैं कि कैसे इन सबको एकत्रित किया जाए और एक जगह ऑर्गेनाइज करके साल में इसका समिट रखा जाए? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हमारे पास जो टीम आई वो सारी टीम बहुत अच्छे लोगों की आई, बौद्धिक लोगों की आई, क्रिएटिव के लोग आए। तो हमारे इसमें जो और संस्थाओं से हमें जो डिफरेंस आया वो ये आया कि हम लोग प्रोफेशनली काम करने लगे। हमारे ब्रोशर आप देखेंगे, जैसे ये ब्रोशर देखेंगे, ये राजपूताना बिजनेस समिट का ब्रोशर है। इस तरह के ब्रोशर आप खुद भी कारपेट का इसमें काम किए हैं, सिर्फ कारपेट में ही आपको मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। और जब ये चीजें आती हैं तो आपको फ्लो मिलता है। हमारे आप डिजाइन देखेंगे, हमारे प्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे, हम लोग उसमें काम करते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं। समझ रहे हैं ना? जनरली जो सामान्य संस्थाओं का काम है वो लोग गेट टुगेदर जैसे करेंगे, या तो अपनी बड़प्पन में करेंगे, या तो अपनी ये करेंगे। उनके लिए वो एक सामाजिक कार्यक्रम होता है। हमारे लिए ये जो काम चल रहा है, एक तरह से हम राजपूत समाज के लिए एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आज बिजनेस समिट के फोरम पे हम जब आए हैं भुवनेश्वर के बाद, तो कई लोगों ने बिजनेस किया है, आपस में एक दूसरे से मिलकर बिजनेस किया है। 2025 में भी हम यही चाहेंगे कि लोग बिजनेस करें। देखिए, जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं और जो करना चाहते हैं, ये तीनों नहीं कर सकते। और आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। नौकरी आपके लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग फेस हो सकता है, लेकिन आपका सर्वाइवल तभी होगा जब आप बिजनेस करेंगे, उद्योग करेंगे। हमारे राजपूताना बिजनेस समिट का जो हमने नारा दिया है, नारा भी हमारा यही है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले वो हैं। हम देश पे भार नहीं बनेंगे, हम देश का भार उठाएंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, इसको हमने खून दिया है, हमने मिट्टी दी, हमारे ही दी हुई रियासतें हैं जिसे भारतवर्ष बना है, और हम मांगने के हकदार नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जातिवादी नहीं है। देखो, सबकी अपनी जाति हो सकती है, सिर्फ एक हम हैं जिनकी जाति नहीं हो सकती।
क्योंकि हम सबसे समाहित हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण का भी जरूरत है, हमारे यहाँ नाई का जरूरत है, हमारे यहाँ लोहार की जरूरत है, हमारे यहाँ कुम्हार की जरूरत है। तो जब बिना इनके हम है नहीं, और जब इनके साथ हम हैं तो हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं? सही बात। और इसीलिए जो लोग हम लोगों से जो पूछते हैं, जो सवाल करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, अरे संख्या से भागीदारी होती, अगर संख्या से भागीदारी होती तो आज जंगल का शेर आज भी राजा नहीं रहता है। आज भी जंगल में जो शेर है वो तो शेर ही है, राजा तो उसी को कहते हैं। आपके बगल में नेशनल पार्क है, जो भी आदमी उसमें घूमने जाता है उसकी सबसे बड़ी लालसा होती है कि मुझे शेर देखना है। भालू बंदर तो दुनिया भर के घूमते रहते हैं, संख्या तो उनकी होती है। उसी तरह से हम तो जब चाहे भीड़ जुटा दें, लेकिन दूसरे की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जाति छोड़ के भीड़ जुटा दे। आपको ये मान के चलिए, आपको किसी के घर खाने का अधिकार नहीं है। सामाजिक रूप से आपको किसी दूसरे के घर खाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ एक ही जगह खा सकते हो आप, है वो ब्राह्मण का दरवाजा, लेकिन खाने के बाद आपको उसको दक्षिणा देना ही पड़ेगा, ये हमारा संस्कार है। लेकिन आपके घर में हर व्यक्ति खा सकता है, तो आपकी क्षमता उतनी बड़ी होगी तब तो खाएगा। बिल्कुल। आपकी क्षमता ही नहीं, तो आपकी क्षमता तभी बनेगी जब आप कुछ करेंगे। हम ये भी कहते हैं, हमारे समाज के लोगों को 100 रुपए कमाते हैं तो अपने परिवार को सिर्फ 60 रुपए देने का अधिकार है। 40 रुपए तो उनको अपने परिवार को भी देने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो 40 रुपया तो समाज के लिए कमाते हैं। आज भी किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, शहर में भी चले जाइए, तो अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो जब ठाकुर के दरवाजे पे आदमी पहुंचता है, राजपूत के दरवाजे पे पहुंचता है, तो उसकी एक चाहत बढ़ जाती है और एक विश्वास होता है कि यहां से हमें जरूर मिलेगा, बाकी जगह मिले या न मिले। तो आप ये विश्वास को कैसे बरकरार रखेंगे? जब आप 40 रुपए अपने अलग रखेंगे या अपनी जरूरत के ऊपर उठ के 40 रुपए कमाएंगे, तभी तो विश्वास रख पाएंगे ना। अब ठाकुर साहब कैसे कहे जाते थे, हर परिवार आपका सम्मान क्यों करता था? क्योंकि आप सबके संभालने वाले थे, सबको देने वाले थे, सबको करने वाले थे, इसलिए वो स्वाभाविक है। आज आप कारपेट कंपनी में काम करते हैं, आप जनरल मैनेजर हैं, तो आपका मैनेजर इसके लिए सम्मान करता है क्योंकि उसको आपसे मिलना है। मैनेजर के नीचे क्लर्क को इसके लिए क्लर्क उनको सम्मान देता है कि भाई उनका भविष्य उसके हाथ में है। क्लर्क का सम्मान चपरासी इसके लिए देता है क्योंकि उसको पता है कि यही हमारे बिल वाउचर साइन करने वाले हैं। यही व्यवस्था तो समाज में भी है। जब से हमने ये धाराएं कम की, तभी से लोग हमारे पीछे हमारा मान सम्मान कम करना शुरू कर दिए। तो हमको उस स्थिति में जाना पड़ेगा। और रही बात बिजनेस की, तो आप ये भी समझ लीजिए, 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस देश की तो एग्रीकल्चर थी। और एग्रीकल्चर लैंड किसके पास था? आपके पास था। तो पूरे देश का रोजगार तो आपके घर में चल रहा था। तो हम लोग बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन हैं अभी भी, लेकिन बिजनेसमैन बने रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिंह साहब, आजकल का जो वातावरण है, आपको क्या लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बिजनेस क्वालिटी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी क्वालिटी तो हमारे बिजनेसमैन जो भी युवा हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, आजकल उनके मन में बहुत कौतूहल है, बहुत जल्दी चीजें पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको शांत मन से लंबे सोच के लिए तैयार रहना है। कहीं पे भी सफलता, जो जल्दी सफलता आती है, जो भी बारिश का, अभी जोर से बारिश आता है तो जल्दी से खत्म होता है। आप पूरी तैयारी करें। देखिए, सबसे 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक, अच्छी तैयारी, दूसरा पेशेंस, और तीसरा प्रोफेशनलिज्म। आपको अपने जीवन को टाइम के अंदर बाउंड करना पड़ेगा, चीजों को टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा। ये अगर 3 चीज जिसके अंदर होगी, वो सफल बिजनेसमैन होगा। आप कमिटेड हो, आप प्रिपेयर्ड हो,
और आपके पास पेशेंस हो। ये जब आपके पास आ जाएगा तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप असफल हो ही नहीं सकते। जो भी असफल हुआ होगा, आप देखेंगे तो उनके अंदर या तो पेशेंस नहीं होगा, या उन्होंने अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं किया होगा, या उनका कमिटमेंट अच्छा नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये तीन है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस है, इसमें थोड़े बहुत कभी अप्स डाउन होते रहते हैं, तो आप उसके लिए तो आपको तैयार होके आना पड़ेगा। भाई अगर आप मर्सिडीज की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको ड्राइविंग अच्छी सीख के आनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है। सिंह साहब, ये जो राजपूताना बिजनेस समिट है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें आपको लग रहा है कि पिछले साल की संख्या से कुछ युवा राजपूत जो है वो और बढ़े हैं आपके संगठन में? जरूर। अभी जैसे हमने पिछले साल वहाँ कार्यक्रम किया, हमारे लोगों के बीच में से ये आवाज आई कि भाई आप आज के बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर का बिजनेसमैन कहाँ है? हम लोगों को उसको भी देखना चाहिए। तो इस बार हम लोगों ने दूसरे दिन जो हमारा बिजनेस समिट है वो यंग एंटरप्रेन्योर को है, डेडिकेट है। उसमें यूथ को ही हम लाना चाहते हैं। आज एक बंदा हमारे वहाँ पे एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपना बताया, जर्नी बताया कि भाई मैं बस अड्डे पे बसों में घूम के वाटर बॉटल बेचता था। ठीक है, वाटर का ये लेकर के, पैकेट लेकर के, बाटल लेकर के हम वहाँ से अपना किए हैं, और आज आपके बिजनेस समिट में हम आए हैं और हमको एक सम्मानित बिजनेसमैन माना जा रहा है। बात वही आई कि भाई वो तो यहाँ तक जर्नी कर लिए, जैसे आज मैंने बताया कि कहाँ से अखंड राजपूताना हम लेके यहाँ पहुंच गए, लेकिन इसके बाद का क्या? इस थॉट प्रोसेस को आगे कौन लेके जाएगा? उसी तरह से उनके बिजनेस का सेकंड जनरेशन क्या है? पिताजी ने पानी तो बेच करके आज इंडस्ट्री लगा दिया, तो आखिर इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ इंडस्ट्री कौन, इनके पास वो पोटेंशियल, वो ताकत है या नहीं है? तो इस बार कई ऐसे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह से, जो हम लोग के भविष्य के बड़े बिजनेसमैन होंगे। अच्छा सिंह साहब, ये जो हमारा आप बिजनेस समिट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आपको लगता है कहीं ये टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को सपोर्ट करती है या कहीं हार्म कर रही है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी ही करके हम यहाँ बैठे हैं। टेक्नोलॉजी ही है हम यहाँ बैठे हैं, और टेक्नोलॉजी है कि हम 10 साल में एक देश के जो है अच्छे संगठनों में हम पहुंच गए। नहीं तो हम, हमारा संभव ही नहीं था, हम लोग के पास उतना साधन संसाधन था ही नहीं, और जिस तरह से स्थापित लोग बैठे हुए तो हमको आने भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ही मुझे यहाँ तक लेके आई है। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा ये रहे, और अब तो एआई का जमाना आ रहा है, अब तो और अच्छी अच्छी होगी। और पहले हम लोग टेक्नोलॉजी में जब आए तो हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ के नहीं आए थे, हम लोगों ने उससे सीखा, लर्न करके टेक्नोलॉजी। आज के हमारे पास जो टीम है, जैसे हमारा जो करमबीर करमबीर का हमने जो क्रिएशन किया, तो करमबीर का क्रिएशन अपने संगठन को स्ट्रेंथ देने के लिए किए। तो जो करमबीर की जो हमारे पूरी तरह से जो इवेंट को जो मैनेज करते हैं, सिद्धार्थ सिंह खुद भी टेक्नोलॉजी से कंप्लीट ये हैं, और सारी चीजें वो उनके ये करते हैं। और इस बार सब लोग उनके कौशल को देखेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया, देखिए किसी भी चीज का आप उपयोग कैसे करते हैं तो डिपेंड तो उस पर करता है ना। जो ड्रग्स जो है गवर्नमेंट बैन करती है, वही ड्रग्स मेडिसिन के काम आता है। तो ये आपको वो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा कि भाई हम इसको कैसे यूज करें और कितना यूज करें। सिंह साहब, बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो राजपूताना बिजनेस समिट है और जो नॉर्मल बिजनेस समिट रहता है, इसमें क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, एक बड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है।
जैसे कि जो कारपेट होता है, अभी कल ही हमारे सिद्धार्थ सिंह से बात हो रही थी, तो हमने उनको कुछ कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे, तो बोले अंकल वहाँ पे कैसा है कि चीज़ें जो हैं वो एक पॉलिश्ड वे में आते हैं और उतना नंबर होता है, इसके लिए वो हो जाता है। जब आप एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कंपनी में क्या होता है कि एक सारे लोग ट्रेंड आते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी में आते हैं वही लोग, हम ही लोग, जब हम कारपेट में जाते हैं तो हमारे ड्रेस कोड से लेके हमारे प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें बदल जाते हैं, लेकिन जैसी कम्युनिटी में आते हैं तो कम्युनिटी में आने के बाद हमारा टेंडेंसी ही बदल जाती है। तो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कारपोरेट कल्चर को लेके आ पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को उठाया है और हम लोग लेके चल रहे हैं और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सिंह साहब, जो राजपूताना बिजनेस समिट है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? आपको क्या लगता है कि जैसे पुरुष तो आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है राजपूताना थोड़ा सा पुरुष प्रधान रहता है, तो इसमें हमारी महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब देखिए, अब आज के दिन में जेंडर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आज जेंडर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आज हमारे यहाँ बेटियां भी जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं, आपको वो देखने को भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। और ये तो अच्छा है कि आज का कारपेट जो ये टेक्नोलॉजी और ये सब आ गया है, इसमें तो हमारे जैसे कहा जाता है कि भाई राजपूत अपने काउंटर पार्ट को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो अब तो ऐसा है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे लोगों का इसमें हमारे यहाँ तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट इवन इवन यहाँ इस बार आप 2-3 हमारे जो स्पीकर हैं वो भी वही हैं और सब टैलेंटेड हैं। नहीं, ये हमारे यहाँ देखिए, कहीं पे भी कोई न तो जेंडर में कहीं हमारे यहाँ अप्स डाउन नहीं है। जी। खाली अंतर इतना ही है कि देखिए, इस तरह के कार्यक्रम के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए सभी के पास समय मिल पाना, सभी को एक साथ कलेक्ट होना, नंबर से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप सक्सेस हैं या अनसक्सेस हैं। हो। लेकिन है, उसमें कोई सिंह साहब, आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इतनी बड़ा संगठन आप चला रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजपूत ऐसी कम्युनिटी है, जैसे आपने ज़िक्र किया, आत्मसम्मान का ज़िक्र किया कि भई व ईगो क्लैशेस भी होते हैं, नॉर्मल चीज़ है। तो वहाँ इतने बड़े संगठन को जोड़ के रखना, कहीं कहीं आपको लगा कि कहीं मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा आत्मसम्मान वाली बात आ रही है, ईगो क्लैश हो रहा है, कहीं आपको लगा ऐसा जब आप संगठन जोड़ रहे थे तो? देखिए ऐसा है, हम ईगो तो हमारे घर से ही शुरू होता है। हाँ, हमारे घर में ही ईगो होता है, तो आखिर घर छोड़ के तो हम भाग नहीं सकते हैं। हुँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब मामले में मैं थोड़ा-सा नसीब वाला रहा और उस वो नसीब होने का 2 चीज़ हो सकता है कि एक तो क्या हुआ कि मैं उस बैकग्राउंड से आया था कि हमारे लिए किसी के घर जाना जो है वो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था। अभी हम परसों ही कहीं बात बैठे थे तो कुछ बात चल रही थी कि राजा भैया एक 40 लोगों को विधायक को लेके आए हैं, तो कुछ तो हमने वहाँ कह दिया कि राजा भैया इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, उसमें अपने रिजर्वेशंस हैं। लेकिन माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उससे जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि उनका रिजर्वेशन नहीं है। देखिए, वो एक सामान्य परिवार से आए हैं, जो सामान्य परिवार से आया है वो राजघराने तक जा सकता है, लेकिन जो राजघराने में बैठा है उसका सामान्य परिवार में जाने में उसका ईगो हर्ट होता है। जैसे आज के दिन में मैं देश के कम से कम 50 ऐसे राजघराने हैं जिनके घर में हम मेहमान के रूप में जा चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मेरे घर में 50 राजघराने के लोग अभी आज तक नहीं आए। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारे लिए ये एक चीज रही है। और हाँ, देखिए, समाज का जब आप काम करने निकलते हैं तो आपको चीजों को सहने की क्षमता होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, चिन्हित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो अब हम भी तो सीख ही रहे हैं, हम आपसे जैसे बताए। और हाँ, हमारे यहाँ और एक चीज है कि हमारे यहाँ 5 साल का ही पोस्ट होल्डर होता है। हर 5 साल के बाद फिर से आदमी को जज जज करने का एक मौका होता है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 10 साल से
तीसरे टेंडर में आ गया हूँ, मैं तो जाना चाह रहा था, अब हमारे लोग नहीं जाने दे रहे हैं तो हम भी अभी कर रहे हैं। लेकिन हम भी किसी न किसी की खोज में हैं। जिस दिन कोई अच्छा मिलेगा जो सबको स्वीकार होगा और वो अच्छा करेगा, हम उसको हैंड ओवर करके चले जाएंगे। बिल्कुल सिंह साहब, ये जो राजपूताना अखंड राजपूताना सेवा संघ है और जो आप बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे हर प्रदेश में, इससे कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग राजपूत्स को फ़ायदा हुआ है? कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो आप देना चाहेंगे कि भाई हाँ, इनका इस संगठन से जुड़ के कुछ आगे चल के काफ़ी फ़ायदा हुआ हो, जुड़ के आपस में एक बिजनेस कनेक्टिविटी जुड़ी हो, एक बिजनेस नेटवर्किंग जुड़ी हो, ऐसा? देखिए, हम आपको बताएं कि आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो अभी उसके लिए समय है। अच्छा। वे हमारे कल राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं श्यामानंद सिंह जी ने, वो सिद्धार्थ सिंह को उन्होंने यही कहा कि पिछले साल तो बच्चा हमारा शिशु में था, समझ रहे हैं, प्ले ग्रुप में पढ़ा। अच्छा। ये साल उसका केजी शुरू होगा, लोअर केजी शुरू होगा। किसी भी चीज को सस्टेन करने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए होता है कि उसके प्लेटफॉर्म तैयार हो। बिल्कुल। जब 5 साल हो जाएगा तो हमारे पास 150 हमारे अपने बिजनेसमैन होंगे, अपने संस्था के होंगे, तो चीजें बनेंगी। ये साल हम लोग कुछ नया भी कर रहे हैं, इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि समय समय के साथ आप अगर इसको ऐड ऑन नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ ऐड नहीं होंगे। इस बार यहाँ पे एक राजपुताना बिजनेस क्लब का जो चर्चा चल रहा था, उसको हम लोगों ने कर्मवीर बिजनेस क्लब के नाम से वो एक क्लब लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका टारगेट होगा कि 5,000 बिजनेसमैन एक साल में हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। जिस बिजनेस की आप बात कर रहे हैं उस वैल्यूम, जब तक वैल्यूम नहीं आएगा तब तक बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, हम लोग एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से 5,000 लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 5,000 लोगों को जोड़ने के लिए घूमना मतलब जेब खाली हो जाएगा, पैसा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमको मदद करेगी। तो एक कर्मवीर का, जो कर्मवीर बिजनेस क्लब का एक बड़ा ऐप बन रहा है, जो सिद्धार्थ सिंह ही उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ देखिए क्या होता है, जैसे हमने लास्ट ईयर कर लिया, एक साल के बाद आज हम आए हैं, 31 अगस्त को किए थे, समझ लीजिए 1 साल 10 दिन के बाद 13 सितंबर को हम फिर से करने जा रहे हैं। इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, तो जो सेटअप आप तैयार कर रहे हैं, इसी तरह से एक कर्मवीर टॉक्स करके हमारा यूट्यूब चैनल हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो सिर्फ बिजनेस टॉक ही होगा। उसमें सिर्फ बिजनेसमैन ही होंगे और ऑल इंडिया के बिजनेसमैन को उसमें हम लोग समाहित करेंगे कि लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से उसमें अपनी चीज़ों को शेयर करें, और उससे हम लोग 5,000 हों, 10,000 हों, 20,000 हों। जिस दिन हम इस लेवल पे पहुंचेंगे उस दिन हम लोग तो बिजनेस कमेटी में हमको जाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो आज के दिन में यहाँ जो उत्तराखंड में हम करेंगे, एक तो बिजनेस ऐप लॉन्च करेंगे, नाम होगा उसका कर्मवीर बिजनेस क्लब। उसकी एक मेंबरशिप ही होगी, जैसे कमर साहब चैम्बर्स वगैरह होते हैं उनके जैसा। उसी के साथ एक हम यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे। हम एक बिजनेस डायरेक्टरी जो है पिछले साल भी बनाए थे, ये साल भी बना रहे हैं। डेटा डेटा और कम्युनिकेशन, ये दो ही चीज हम लोगों को देना चाहते हैं। वो चाहे बेंगलोर में बैठा हुआ बिजनेसमैन हो, चाहे देहरादून में बैठा हुआ हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो, लखनऊ में बैठा हो, पटना में बैठा हो, भुवनेश्वर में बैठा हो, अपना पन्ना पेज को रिवर्ट करे और अपनी चीजें जांच करे और लोगों के सामने प्रेजेंट करे। बिल्कुल सिंह साहब, ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, आपने बताया टेक्नोलॉजी आई है, हमारे जो यंगस्टर्स जो है, यंग बिजनेसमैन हैं, ये थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि फॉरेन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं? ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, क्या इसको हमें अपने बिजनेस में लाना चाहिए? जो हमारे बिजनेस है इंडियन जो हमारा, क्योंकि हम, आपको पता है हमारी विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, काफ़ी कल्चर डाइवर्सिटी है, तो इसमें हमें अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और कल्चर को हमें अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे? भाई देखिए, बिजनेस है क्या? बिजनेस खाली तेल मसाला बेचने का नाम तो बिजनेस है नहीं। बिजनेस हर वो काम है जो हमारे जीवन में जिसकी जरूरत है, हम समझ रहे हैं ना। और संस्कृति और टूरिज्म, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा ये है। हमारे यहाँ त्योहार
यहाँ तो टेलीविजन वालों ने त्योहार को ही बेच के पैसा कमाया। आज हर चीज को उन्होंने ब्रांड बना दिया। तो अगर हम इसको ग्रेप नहीं करेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, तो फिर कैसे, कौन सा बिजनेस करेंगे? और हर आदमी कुछ नया चाहता है। देखिए पहले कैसे होते थे, टूरिज्म के कुछ डेस्टिनेशन होते थे, लोगों को तीर्थ यात्रा करने हैं तो कुछ गिने चुने होते थे। आज हम लोग धन्यवाद करेंगे भारत सरकार का, इन्होंने उसमें बहुत सारे नई नई चीजें खोजी। अब लोगों को एक हैबिट हो गई, हमको कहीं नई जगह जाना है। हम भुवनेश्वर में इसके लिए सक्सेस हो गए क्योंकि वहां हमने लोगों को कमिट किया कि हम आपको जगन्नाथ जी का दर्शन कराएंगे। हम यहाँ इसके लिए सक्सेस हो जाएंगे कि हम यहाँ लोगों को बोले हैं कि भाई नीम करोली का आप दर्शन करिए। आप समझ रहे हैं ना? तो जब तक आप चीजों को क्लब नहीं करेंगे, जब तक चीजों को आप समझेंगे नहीं, आज भारत सरकार ने कह दिया वन सिटी वन प्रोडक्ट। तो अगर आप वन सिटी वन प्रोडक्ट में अगर आप काम नहीं कर पा रहे थे, आपका गलती है। आज के दिन में भाषा, लोक जो लोकल फोक सॉन्ग, डांस, कल्चर हर आदमी चाहता है। वो मुंबई में बैठा हुआ वो चाहता है कि आपके गढ़वाल की चीजें, कुमाऊं की चीजें उसको मिले। तो इसमें तो हमको तुरंत उतरना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। और दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा जो उनके मन में बिजनेस से जो डर होती है, वो समझते हैं कि इसमें पैसा बहुत लगेगा तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। मैं इस फोरम पे आपको, इस फोरम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, बिजनेस के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बिजनेस के लिए सिर्फ ईमानदारी लगती है, बिजनेस के लिए सिर्फ मेहनत लगता है, बिजनेस के लिए सिर्फ आपके पास टैलेंट की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, आप रियल एस्टेट में देख लीजिए, सारा पैसा लगा हुआ चीज जब तक वो ब्रोकर उसको बेचे नहीं, उनके सबके साथ अटकी होती है। बेचने में तो कोई पैसा नहीं लगता। ट्रेडिंग में आज के दिन में इतने छोटे छोटे पैकेज लेकर के लोग बासमती का, इसका उसका, मैं देखता हूँ मुंबई में बनियों के यहाँ घूम करके 2 घंटे में लोग जो है अच्छा खासा ऑर्डर करते हैं। न तो उनका गोडाउन है, न तो उनका पैसा है, खाली उन्होंने ऑर्डर लिया, डीलर को दिया, रिटेलर को दिया, वहां पहुंच गए, उसके पैसे मिल गए। आपके टूरिज्म में आ जाइए, गाइड बनने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकल चीजें खाना खिलाने और सब्जी पहुंचाने में कोई पैसा नहीं लगता है, खाली खोज के उनको। लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए ना, और ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा बिजनेस में लोग नए लोगों के साथ जुड़ने से डरते क्यों? पता नहीं यार क्या बता रहा है, पता नहीं सच बोल रहा है। तो हमारे लोगों में बिजनेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये होना चाहिए कि टाइमली उनको समझना होगा और ईमानदार रहना होगा, जरूर करना चाहिए। और ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक काम है। बिल्कुल सही बोला सिंह साहब आपने। सिंह साहब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इसमें मैं आपके पर्सनल विचार जानना चाहूँगा कि आजकल स्पिरिचुअल लीडर्स जो है, जो कमेंट कर रहे हैं कि यंगस्टर जो है लिव इन में रह रहे हैं, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है, उनके चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन मैंने आपको बोला ना, लोग भाग रहे हैं। पहले हमारा क्या था कि हम लोग एक भैया लड़की देखी, फिर शादी हुई। आजकल क्या है, पहले ही लिव इन में रहना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम ये पार्टनर 5 साल बाद हम शादी करेंगे। मतलब ये थोड़ा मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, आपका मैं व्यू जानना चाहता हूँ उस पर। जहां जौहर हुआ हो, सर कटाए गए हों, और आज भी हमारे यहाँ के जो ड्रेस कोड है राजस्थान के, उस ड्रेस कोड को पहनने के लिए इस देश की बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह के जो बेहुदा सवाल जवाब हैं, इसका कोई जवाब होता नहीं है। लेकिन अब आपने पूछा ही है क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको मैं इसको आंसर भी देना चाहूंगा। देखिए पहली चीज तो मैं पूरी तरह से प्रेमानंद जी का समर्थन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उस जगह से ये बात कही और एक सच्ची बात कही। भाई एक का मैंने किसी का सुना, एक महोदया ने कहा कि भाई हम गाड़ी खरीदने के पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो उसके जवाब में भी मैंने किसी का यूट्यूब में सुना, उसने ये कहा कि अपने पिताजी को पूछें और अपने माताजी को पूछें। ये इस तरह के लोग हैं
जो इस तरह की बात करके फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट कर करके ये सब चीज़ें ये करके आई। देखिए इस देश में खजुराहो भी है जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है। हम लोगों की संस्कृति में कामसूत्र जैसा ग्रंथ भी है, उसका भी अपना महत्व है। इस देश में चीजें समझने, सोचने और बताने की बहुत अद्भुत क्षमता है। किसी को न तो रोकने की जरूरत है, न तो किसी को कहने की जरूरत है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अगर किसी को यह है कि हमारे लिए लिविंग में रहना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है, उनको रोकने कौन जाता है। यहाँ तो देश का उच्चतम न्यायालय ने आप परमिशन दे दिया कि आप अगर वयस्क हैं तो आपको तो होटल में भी कोई नहीं पूछेगा कि भाई आप क्यों गए हैं। तो आप ये आपके विवेक पे होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है जो चिंता प्रेमानंद जी ने व्यक्त की है। अगर ये इतना अच्छा है तो इसका इतना विभत्स रूप क्यों है। जो लोग आज तरह तरह के कहीं फ्रिज में, कहीं गोनी में, कहीं कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, वो उसका मेन कारण इन तरह के सोच और विचार के लोगों का है, जो अति उत्साह में ये बताने के लिए कि मैं बहुत मॉडर्न हूं, मैं बहुत ज्यादा ये हूं। इनके डिसीजन ही तो हम लोगों के सामने आते हैं रोज टीवी में 11 बजे। तो आजकल सारे न्यूज चैनल जो हैं वो 11 बजे का चैनल क्राइम का तो इसीलिए रखते हैं, यही खोज खोज के लाते हैं। सही बात है। हमारी अपनी संस्कृति है, हम लोग राजपूत हैं, हमारे यहाँ अपनी एक व्यवस्था है। यहाँ उस व्यवस्था का परिपालन हो, उस व्यवस्था को लोग माने, ऐसा हम लोगों का अपना प्रयत्न है। बाकी अपना शरीर है, अपना दिमाग है, अपनी भावना है, अपना धारणा है। तो जिसके जो मर्जी में आए। और एक यहाँ पे फ्रीडम ऑफ द स्पीच, फ्रीडम ऑफ द लिविंग, फ्रीडम ऑफ द चीजें हैं, वो संविधान में चीजें बनाई गई हैं। तो वो उसको देखे। आज तो यहाँ पे संविधान का भी विवेचना होता है। जिस संविधान को ऐसे सर पे रख लिया गया, गीता को उतार दिया गया, उसको रख लिया गया, उसमें 50 विघटन हो रहे हैं और 50 गलतियां निकल रही, तभी तो उसको पार्लियामेंट में संशोधित करने का जरूरत पड़ रहा है। अब उसके लिए भी एक पर्टिकुलर समाज है जो बोलता है नहीं नहीं उनका नाम लोगे तो ये हो जाए। अरे क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई। एक उन्होंने उस समय चीजें लिखी, आज की सोसाइटी उस चीजें को विवेचित कर रही, जरूरत होगा उसको ये करेंगे। तो मैं आपके आंसर का सीधा सीधा ये है, हम लोग प्रेमानंद जी का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये चीज कहने का साहस दिखाया। मुझे अपेक्षा है कि हमारे राजनेता भी कोई ना कोई उठ के उसका समर्थन करना चाहिए। और जो ये लोग कर रहे हैं इस देश में, हम लोग ने सोसाइटी पे मैगजीन हम पढ़ने वाले लोग हैं, डेबोनेयर हमारे यहाँ है, तो किसी ने किसी को रोका है क्या। लेकिन उसका भी अपना स्वरूप है। तो ये सब चीजें जो है ना, जो ये विरोध में समर्थन में जो कही जा रहे, देखो ना तो समर्थन में अच्छी बात कही जा रही, ना तो विरोध में अच्छी बात कही जा रही। लेकिन प्रेमानंद जी ने सही कहा है, ये मैं भी मानता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल सिंह साहब, ये अखंड राजपूताना सेवा संघ जो बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करता है हर साल, इसको आप आने वाले वर्षों में क्या विजन है इसका, कहाँ देखते हैं आप इसको? हम इसको देखते हैं, हम चाहते हैं राजपूत जो समाज है वो बिजनेस कम्युनिटी में काउंट किया जाए। आज जो बिजनेस कम्युनिटी है ये कभी हमारे यहाँ पे हमारा हिसाब किताब देखती थी, समझ रहे हैं ना। ये जो लाला बोले जाते थे, मुंशी बोले जाते, वही लोग आज बिजनेस कम्युनिटी में छाए हुए हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योर थे और हम उससे बाहर चले गए। हम ये चाहते हैं कि देश में राजपूत बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो और हम बिजनेस कम्युनिटी में आए। हमारा लक्ष्य और हमारा सोच बहुत क्लियर है। हमारा ये है कि हमारा कोई भी बच्चा नौकरी नहीं करना चाहिए, किसी भी राजपूत को नौकरी नहीं करनी चाहिए। वो नौकर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, वो मालिक बन के पैदा हुआ और वो मालिक बनना चाहिए। ये हमारे अपना लक्ष्य है, हम हमारी अपनी यही सोच लेके हम चल रहे हैं। बिल्कुल सिंह साहब। अच्छा सिंह साहब, इस साल जो है आप राजपूताना बिजनेस समिट उत्तराखंड में रामनगर में करवा रहे हैं, तो अगले साल का कुछ आपने डिसाइड किया है कि अगले साल कहाँ पे होगा? कुछ पहले एडवांस में प्लानिंग की गई है कि यहाँ पे रखा जाएगा, इस प्रदेश में रखा जाएगा?
देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो थोड़ा यहाँ हम बता दें, ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि शायद इस बार इस फोरम पे हमारे समाज के पॉलिटिकली जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उसमें सबसे सुंदर जो गेस्ट लिस्ट है वो हमारी बनी। इसमें यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी रहेंगे, दिल्ली प्रदेश के विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं डिप्टी स्पीकर रहेंगे श्री मोहन सिंह बिष्ट जी रहेंगे, हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री श्याम सिंह राणा जी रहेंगे, बिहार के टूरिज्म मंत्री डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी रहेंगे, हम लोगों की सबसे श्रद्धेय सबसे पावन भूमि उदयपुर मेवाड़ मानी जाती है, उस राजवंश के श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्षराज सिंह जी रहेंगे, और इसी तरह से अच्छे बिजनेसमैन जैसे ज्ञान प्रकाश सिंह मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्स के जो चेयरमैन है वो रहेंगे, एमआरएस के जो चेयरमैन हैं राजस्थान के मेघराज सिंह रॉयल जी रहेंगे, प्रचार ग्रुप के जो एमडी हैं जितेंद्र सिंह शेखावत वो रहेंगे, गुजरात के जो बिजनेसमैन हैं पावर ट्रैक के किशोर सिंह झाला जी रहेंगे, दिल्ली के बिजनेसमैन किशोर सिंह चौहान रहेंगे। इस तरह से एक लंबी सूची, हाँ आप नाम सुने होंगे, अजय हरनाथ सिंह जी होंगे, मुंबई के बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इस तरह से जो अच्छे बिजनेसमैन के साथ में एक सामान्य बिजनेसमैन भी इसमें रहेगा। अब ये कार्यक्रम के होने के बाद, कार्यक्रम होने के समय हम लोग मिलके बैठ के तय कर लेंगे, चाहे राजस्थान होगा चाहे दिल्ली होगा, लेकिन इस दो में एक प्रदेश में अगले साल हम लोग करेंगे। सिंह साहब, ये जो कर्मवीर जो अवार्ड होने वाले हैं, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं, मतलब कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं, क्या है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका दो ही उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है। एक तो जैसे कि मैं राजपूताना समाज का जिम्मेदारी में रहता हूँ, जबकि सोसाइटी सभी लोगों से भरी हुई है, सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ में आप काम नहीं कर सकते हैं। तो लोगों से रिलेशन बनाना, लोगों के बीच में राजपूतों की चीजें पहुंचाना और राजपूतों के लिए हित कैसे हो उस पे देखना। तो आज का कर्मवीर अवार्ड हमने शुरू किया, आज का कर्मवीर अवार्ड मोस्टली लोग कर्मवीर बोलते हैं, कर्मवीर मतलब सभी हो जाते हैं, फिर उसमें जो लोग दिवंगत हो गए हैं वो उनकी पृष्ठभूमि बड़ी हो जाती है। आज का कर्मवीर में हम होते हैं, आप होते हैं, सारे लोग होते हैं। ये इस साल 5वां इसका ये है संस्करण है जो यही होगा। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो सामान्य परिस्थितियों से असामान्य ऊंचाइयां हासिल करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अभी ये तक ये मेरे ख्याल से हाँ, ये उसका पूरा इतिहास ये है। आज इसको देख सकते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें हम लोग कास्टिज्म नहीं करते, इसमें अक्रॉस द कास्ट होता है। ओके, और इसमें अभी तक ये हम लोग के लिए सबसे अच्छा रहा है कि अभी तक हम लोगों ने इसमें जिन लोगों को दिया है वो आप ये मान के चलिए वाइस चांसलर हैं, पद्म भूषण हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और अर्जुन अवार्डी हैं। 16 कैटेगरी में हम लोग अवार्ड देते हैं। 16 कैटेगरी में हमारे पास नॉमिनेशन के माध्यम से आता है, एक जूरी है जिसके जूरी हेड हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, और उसमें पद्मश्री हैं और लोग भी हैं, विदेशों से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हिंदुस्तान से करते हैं। हम लोग 30 से 30 लोगों को इसमें हम लोग अवार्ड देते हैं, जो हमारा अपना मोमेंटो होता है वही देते हैं, और एक प्रशस्ति पत्र देते हैं, और लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रति अच्छी भावना रखें और हमारा संस्करण देखें, हमारा काम देखें, हमारी संस्कृति को करें। बिल्कुल। तो इस साल 14 सितंबर को शाम को इसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं। अभी जैसे ये साल क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में हम लोग जो दे रहे हैं वो आरपी सिंह जो क्रिकेटर हैं उनको दे रहे हैं, तो वो आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से अभी तक हम लोगों ने सुष्मिता सेन को भी दिया है, और भी कई लोग, रश्मि जो ये उड़ान वाली जो ये है, फिर मोहब्बतें में जो ये है प्रीति झिंगानिया है, फिर राहुल देव है, इन सारे लोगों को हम लोगों ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरह से लोग आते हैं। ठीक है, ठीक। आप हमारे चैनल आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने कीमती समय निकाला। तो दोस्तों, ये था बैठक अपनों की विद आरपी सिंह जी। अगले हफ्ते नए चेहरों के साथ हम मिलते हैं। देखते रहिए
बैठक अपनों की। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारा चैनल।